स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स, यूपीएससी करंट अफेयर्स। मंथ है आपका नवंबर 2025 और उस करंट अफेयर्स में हम चर्चा करने जा रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन का। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन में जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है भविष्य की ऊर्जा के रूप में हाइड्रोजन। ठीक है ना, यानी कि हाइड्रोजन एज द पावर ऑफ द फ्यूचर। इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम हाइड्रोजन फ्यूल की बात करें तो नवीकरण ऊर्जा स्रोत का एक बेहतर माध्यम है। तो जैसे जैसे भारत भारत का लक्ष्य क्या है 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने का। और नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन क्या है कि 2070 तक जितना कार्बन उत्सर्जन होगा उतना ही कार्बन कैप्चर तकनीकी के मदद से कार्बन को डंप किया जाएगा। तो जीरो कार्बन इमिशन तक के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक हमको स्वच्छ ऊर्जा स्रोत की जरूरत पड़ती है। और उस स्वच्छ ऊर्जा स्रोत में जिसको हम नवीकरण ऊर्जा स्रोत बोलते हैं, तो उस नवीकरण ऊर्जा स्रोत में हमारा सोलर एनर्जी भी है, न्यूक्लियर एनर्जी भी है और तीसरा जो है वो है हमारा हाइड्रोजन एनर्जी। और ये जो हाइड्रोजन फ्यूल है ये जीरो कार्बन इमिशन है। तो जो हाइड्रोजन फ्यूल होते हैं, हाइड्रोजन फ्यूल कई प्रकार से हाइड्रोजन फ्यूल को निकाला जाता है। ठीक है, व्हाइट हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन। बट अगर हम करंट अफेयर्स की अभी इसमें चर्चा करें तो जैसे जैसे भारत 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की ओर अपने लक्ष्य की ओर जाने की ओर अग्रसर है, ग्रीन हाइड्रोजन स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के एक प्रमुख प्रवर्तक के रूप में उभर रहा है। यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन एक बेहतर विकल्प के तौर पर उभर रहा है जो डीकार्बोनाइजेशन, ऊर्जा सुरक्षा और स्वदेशी क्षमता की संभावनाएं प्रदान करता है। तो अगर हम ऊर्जा की बात करें, ठीक है ना, अभी अगर हम बात करते हैं तो अगर हम स्वच्छ ऊर्जा की बात करते हैं, ठीक है ना, तो भारत को अगर देखा जाए तो भारत में कुल ऊर्जा क्षमता का लगभग 46.3%, बात कर रहा हूं टोटल ऊर्जा का, भारत कुल ऊर्जा क्षमता का लगभग 46.3% से अधिक अब नवीकरण सोर्स से प्राप्त कर रहा है। और जितने भी औद्योगिक मांग वाले क्षेत्र हैं, ठीक है ना, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन का जो अगर हम बात करें तो ये इस्पात, उर्वरक शोधन और भारी परिवहन जैसे कठिन से कठिन या कठिन से कम कठिन क्षेत्र के लिए एक आदर्श है। भारत ग्रीन हाइड्रोजन की मांग अगर भारत में देखा जाए तो 2050 तक ये लगभग 27.2 मीट्रिक टन प्रति वर्ष से अधिक होने का अनुमान है। भारत सरकार द्वारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लाई गई और उस नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के तहत यह तय किया गया कि 2030 तक लगभग 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। ठीक है ना, और ये जो ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा एक शून्य कार्बन विकल्प प्रदान करेगा। तो भारत ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जिसकी शुरुआत 2023 में हुई थी और उस नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य था कि 2030 तक हम 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेंगे, जो कि भारत के 2070 तक जीरो कार्बन इमिशन के लक्ष्य को क्या करेगा, प्राप्त करेगा। 2050 तक ये ग्रीन हाइड्रोजन की मांग लगभग 27.2 मिलियन टन प्रति वर्ष के हिसाब से पहुंचने वाली है। इसीलिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की जो शुरुआत हुई थी 2023 में लगभग 19,744 करोड़ रुपए के साथ हुई थी। ठीक है, अब ये जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है
तो अगर हम यहां पर बात करें आपके कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, तो पिछले 5 वर्षों में 30 से अधिक, अगर हम अन्य देशों की भी देखे बात करें, तो पिछले 5 वर्षों में 30 से अधिक देशों ने अपने अपने यहां राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीतियों को विकसित की हैं और उनको तैयार करना शुरू कर दिया है, जो वैश्विक डीकार्बोनाइजेशन और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में हाइड्रोजन की उभरती भूमिका को रेखांकित कर रहा है। और इसी के आधार पर चेन्नई में क्या किया गया है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में देश के पहले हाइड्रोजन चलित कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया गया। इसके अलावा लगभग 1200 हॉर्स पावर की हाइड्रोजन ट्रेन पर भी काम चल रहा है। भारत ने अर्थव्यवस्था में हाइड्रोजन और ईंधन कोशिकाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय साझेदारी की है और इस अंतरराष्ट्रीय साझेदारी में भारत की हाइड्रोजन व्यवस्था में अंतरराष्ट्रीय मानदंडों और सहयोग को आकार देने में सक्रिय भागीदारी को भी दर्शाया जाता है। तो यही हमारा मेन है कि भारत सरकार ग्रीन हाइड्रोजन को और बड़े स्तर पर ले जाने का कार्य कर रही है। तो अगर इस ग्रीन हाइड्रोजन के और भी पहलू को हम देखें, तो इस ग्रीन हाइड्रोजन के अगर हम टाइप्स को देखें, ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला अगर आप यहां पर देख लें कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है, यद्यपि हाइड्रोजन एक रंगहीन गैस है, हाइड्रोजन की उत्पादन की बहुत सारी विधियां हैं, परंपरागत रूप से ये विभिन्न रंगों से जुड़ी होती हैं, जो पर्यावरणीय प्रभाव के स्तर को क्या करती हैं, वर्गीकृत करती हैं। यानी कि टाइप्स ऑफ जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन का उत्पादन होता है तो वो अलग अलग रंग में प्रदर्शित होता है। तो इसीलिए टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन को हम कलर में डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे एक है व्हाइट हाइड्रोजन, जो प्रकृति में पाया जाता है, पृथ्वी में प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है, लेकिन ये आमतौर पर बहुत कम मात्रा में पाई जाती है और ये अक्सर एक संभावित संसाधन के रूप में इनको माना जाता है, बट इनकी मात्रा बहुत कम है। अभी तक इसका कोई भी व्यावसायिक उपयोग नहीं हो पाया है और न ही व्यावसायिक रूप से इनका दोहन हो पाया है। तो व्हाइट हाइड्रोजन की हम बात नहीं करते हैं। व्हाइट हाइड्रोजन के बाद जो दूसरा है, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, सेकंड में है आपका ग्रीन हाइड्रोजन। तो जो ग्रीन हाइड्रोजन है, ये पूरी तरीके से नवीकरण ऊर्जा स्रोत पर संचालित होता है और ये जल के इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि विद्युत के द्वारा जल के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। वर्तमान में हर एक देशों के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर ही जोर दिया जा रहा है, क्योंकि दूसरे उत्पादन की विधियों में ग्रीन हाइड्रोजन की विधि सामान्य रूप से थोड़ी सी आसान पड़ती है। तीसरा टाइप है आपका, जिसको हम बोलते हैं ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन को स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग के माध्यम से बनाया जाता है और मीथेन से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किए बिना प्राप्त किया जाता है, जिससे महत्वपूर्ण कार्बन उत्सर्जन होता है। यानी कि अगर हम ग्रे हाइड्रोजन से हाइड्रोजन को निकालें या ग्रे हाइड्रोजन को प्राप्त करें तो उसमें हमको कार्बन उत्सर्जन होता है। देन नेक्स्ट है आपका ब्राउन हाइड्रोजन। यह कोयले के गैसीकरण से उत्पन्न होता है और इसके द्वारा, चूंकि कोयला है तो इसके द्वारा बड़ी मात्रा में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। फिर नेक्स्ट है आपका ब्लू हाइड्रोजन। तो ब्लू हाइड्रोजन, ये ब्लू या इसको जनरली ब्राउन हाइड्रोजन भी बोलते हैं, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को अवशोषित करने के लिए कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण शामिल है। यानी कि अगर हम ब्लू हाइड्रोजन उत्पादन करेंगे तो कार्बन उत्सर्जन उसमें भी होगा। तो अब उस कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए हमको कार्बन कैप्चर तकनीकी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और कार्बन कैप्चर तकनीकी क्या है कि कार्बन जो उत्सर्जित होता है, CO2 उत्सर्जित होता है, उसको ग्रहण करके जमीन में अस्थायी रूप से इसको डंप कर दिया जाता है, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन की तुलना में थोड़ी कॉस्टली होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका पीला या पिंक हाइड्रोजन। यह भी इलेक्ट्रोलिसिस और संभवतः उष्मा के लिए परमाणु बिजली का उपयोग करता है, यानी ग्रीन हाइड्रोजन और पिंक हाइड्रोजन। फिर एक होता है आपका टर्कोइज हाइड्रोजन।
टर्कोइज हाइड्रोजन क्या होता है? यह मीथेन के पिघले हुए पायरोलिसिस, पायरोलिसिस का मतलब हाई टेम्परेचर पर मीथेन को पिघलाया जाता है, द्वारा ठोस कार्बन उत्पाद के साथ उत्पादित किया जाता है। तो ये जितने टाइप्स के आपको हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ग्रीन, ग्रे, ब्राउन, ब्लू या फिर पिंक, इन सभी में सबसे आसान विधि है उत्पादन कौन सा? ग्रीन हाइड्रोजन का। और इसमें कार्बन उत्सर्जन लगभग नहीं के बराबर है, बिल्कुल नहीं होता है, और उप उत्पाद के रूप में इसमें केवल पानी की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए विश्व के तमाम देश, यहां तक कि भारत भी ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर जोर दे रहा है। और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए ही 2023 में भारत सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को लाई, जिसका लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना। और इसी ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करके ग्रीन हाइड्रोजन से हम क्या करेंगे? ईंधन सेल तकनीकी को विकसित करेंगे। और ईंधन सेल तकनीकी क्या है? जैसे आपके घरों में बैटरी आप देखिएगा, सेम वही है, कोई अलग नहीं है। बैटरी में पानी होता है, नॉर्मल जो आपका इन्वर्टर लगा होता है, उस बैटरी में पानी है। जब उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है? टूटता है। सेम वही कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोलिसिस वाला। तो यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं के संयोजन से बिजली उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन बैटरी जैसे एक विद्युत रासायनिक सेल में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बिजली, पानी और थोड़ी मात्रा में क्या करता है? उष्मा उत्पन्न करता है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो 95% हाइड्रोजन जीवाश्म ईंधन से बनाया जाता है, और आमतौर पर स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग नामक प्रक्रिया के माध्यम से, जिसमें पानी को उच्च तापमान पर गर्म करके भाप बनाई जाती है, फिर प्राकृतिक गैस के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, जिससे हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। लेकिन बात फिर यहीं पे आती है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्राप्त होती है। हाइड्रोजन सम्मिश्रण का यहां पे तात्पर्य है कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए मौजूद गैस पाइपलाइनों के माध्यम से आपूर्ति के लिए प्राकृतिक गैस आमतौर पर 20% के साथ हाइड्रोजन गैस को मिलाया जाता है। और इसी के तहत भारत में गेल और एनटीपीसी ने शहरी नेटवर्क में 5 से 10% हाइड्रोजन मिश्रित करने के लिए एक पायलट परियोजना की शुरुआत की है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गेल और एनटीपीसी ने क्या किया है कि शहरी क्षेत्रों के लिए 5 से 10% हाइड्रोजन मिश्रित करने की एक पायलट परियोजना की शुरुआत की है। और अगर आप इनके प्रोसेस को देखें तो ये प्रोसेस है हाइड्रोजन ईंधन सेल का। ये आपका देखिए जल उत्सर्जक है, यहां से हाइड्रोजन को प्रवेश कराया जाता है, यहां से ऑक्सीजन को प्रवेश कराया जाता है, और देन फिर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है, यहां पर एक चीज आप समझिएगा कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है, तो ग्रीन हाइड्रोजन की जो विधि है वो थोड़ी सी आसान है, और ग्रीन हाइड्रोजन की जो उत्पादन क्षमता है अन्य की तुलना में क्या है? थोड़ा ज्यादा है। और दूसरा सबसे बड़ा इसका जो इफेक्ट है वो ये है कि जीरो कार्बन इमिशन, जो भारत के 2070 के लक्ष्य को पूरा करने में ग्रीन हाइड्रोजन पूरी तरीके से क्या कर सकता है? अपने आप को स्थापित कर सकता है। ठीक है, आगे अगर हम देखें इसी ग्रीन हाइड्रोजन से कि वास्तव में ग्रीन हाइड्रोजन के महत्व क्या है, तो ग्रीन हाइड्रोजन का महत्व पहला है वैश्विक पर्यावरणीय प्रतिबद्धता। अगर हम महत्व देखें तो वैश्विक पर्यावरणीय प्रतिबद्धता है, यानी कि भारत को पेरिस क्लाइमेट समझौते के तहत अपनी दीर्घकालिक निम्न कार्बन विकास रणनीति को प्राप्त करने में मदद करेगा। यानी भारत के 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन में क्या करेगा? मदद करेगा। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो भारत, चीन और अमेरिका के बाद वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाउस उत्पादन का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। ठीक है ना, यानी कि भारत पहले नंबर पे कौन है? चीन, दूसरे नंबर पे कौन है? अमेरिका। सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जक देश हैं ये, जो विकास को जारी रखते हुए अपने उत्सर्जन प्रोफाइल को कम करने के लिए हाइड्रोजन जैसे ईंधन के महत्व पर क्या कर रहे हैं? जोर दे रहे हैं। ठीक है ना,
तो पहला ग्रीन हाइड्रोजन का महत्व किसके लिए? वैश्विक पर्यावरणीय प्रतिबद्धता। दूसरी अगर हम बात करें ऊर्जा सुरक्षा और विविधीकरण, अपनी 80% से अधिक तेल आवश्यकताओं पर आयोजित होने के कारण भारत की ऊर्जा सुरक्षा वैश्विक आपूर्ति झटकों और भू राजस्विक प्रावधानों के प्रति संवेदनशील है। और इसका साक्षात उदाहरण अभी आप देख रहे होंगे, जो ट्रंप साहब थे, भारत रसिया से तेल खरीद रहा है तो उसको आपत्ति थी, इसी की वजह से टैरिफ लगाया गया। और उनका ये कहना था कि जो भारत है रसिया को पैसे दे रहा है तेल के बदले, और रसिया उस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में कर रहा है। अब इस बात की तो पुष्टि हो नहीं पाई है, लेकिन ऐसा अमेरिका आरोप लगाता है। तो यानी अगर हम तेल को आयातित किसी दूसरे देश से कर रहे हैं, अभी भी कर भी रहे, तो इसका मतलब टोटल हम डिपेंडेंट उनके ऊपर हैं। कल को तेल देना बंद कर दें तो हमारा तो पूरा सिस्टम बैठ जाएगा। तो उसी की बात हो रही है कि ऊर्जा सुरक्षा और विविधीकरण, अभी भी 80% से अधिक तेल आवश्यकताओं को हम क्या कर रहे हैं? आयातित कर रहे हैं। तो अगर हम हाइड्रोजन गैस का उत्पादन कर लें तो जाहिर सी बात है कि इससे क्या होगा कि हाइड्रोजन ऊर्जा मिश्रण में विविधता लाने, जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने और आत्मनिर्भर को बढ़ावा देने का एक मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ठीक है। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें निर्यात विस्तार, यानी ग्रीन हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करके भारत का लक्ष्य ग्रीन हाइड्रोजन और उसके उप उत्पाद यानी कि जल के उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनना है, जो आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण का क्या करता है? समर्थन करता है। यानी भारत का जो टारगेट है कि हम क्या करेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेंगे और हम इनका निर्यात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2030 तक दुनिया भर के बाजार का लगभग 10% हिस्सा हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। और हाइड्रोजन जो अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो नवीकरण ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को अपनाने से सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसरों का सृजन होगा, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी, आम जनता का कल्याण होगा, जिससे अंततः जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता क्या होगी? कम होगी। और यह बहुत जरूरी है क्योंकि संधारणीय विकास आप लोग जानते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में लेकर एनर्जी को लेकर यह बात कही गई है कि हम अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य के लिए भी ऊर्जा को क्या करें? संरक्षित करें। सपोज दैट अगर हम नवीकरण ऊर्जा के स्रोत की तरफ नहीं जाते हैं तो हम तो अपनी ऊर्जा की आवश्यकताएं आज भी हम किससे प्राप्त कर रहे हैं? जीवाश्म ईंधन। और जीवाश्म ईंधन में कौन सा? आपका कोयला है। दिन प्रतिदिन कोयला समाप्त होते जा रहा है। जिस हिसाब से वैश्विक लेवल की जनसंख्या बढ़ रही है, भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, ऊर्जा की मांग बढ़ रही है। तो ऊर्जा की मांग बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कोयले की खपत ज्यादा होगी। और जब कोयले की खपत ज्यादा होगी तो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कोयला पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो उसके लिए हमको नवीकरण ऊर्जा के स्रोत की तरफ जाना ही पड़ेगा। और नवीकरण ऊर्जा स्रोत की तरफ जाने के लिए हाइड्रोजन ईंधन एक बेहतर विकल्प के रूप में प्रस्तुत हो सकता है। ठीक है, आगे चल के देखते हैं सरकारी पहल क्या की गई है इस ग्रीन हाइड्रोजन को विकसित करने के लिए। अभी मैंने चर्चा किया 2023 में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लाई गई 19,744 करोड़ रुपए के साथ। और इसका उद्देश्य क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन, उनका उपयोग और उनका निर्यात करना, और इस क्रम में अपने आप को एक वैश्विक केंद्र के रूप में क्या करना? स्थापित करना। ठीक है ना। और 2030 तक लक्ष्य क्या है? प्रति वर्ष 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना। इसके साथ साथ दूसरी एक पॉलिसी भी है, ग्रीन हाइड्रोजन संक्रमण के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप। इस कार्यक्रम में इलेक्ट्रोलाइजर का विनिर्माण होगा जो हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए क्या करेगा? प्रोत्साहन शामिल करेगा। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन नीति भी लाई गई थी 2022 में। तो राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत कार्यान्वित की गई यह नीति हाइड्रोजन और अमोनिया, याद रखिएगा, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी अलग है और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन अलग। तो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के अंतर्गत क्या किया गया है? हाइड्रोजन और
अमोनिया के उत्पादन के लिए नवीकरण ऊर्जा के उपयोग को क्या करना है, बढ़ावा देना और उनका प्रोत्साहन करना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये बहुत अच्छा बन सकता है कि ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी में हाइड्रोजन प्लस अमोनिया और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में ओनली फॉर हाइड्रोजन उत्पादन। ठीक, देन उसके बाद इंडिया हाइड्रोजन अलायंस भी बनाया गया और इस इंडिया हाइड्रोजन अलायंस में वैश्विक और भारतीय कंपनियों का एक गठबंधन है जो भारत में हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था और स्थानीय हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने पर केंद्रित है। जियो भी इसी में है, जो रिलायंस जियो कंपनी है एनर्जी सेक्टर की, वो भी इसमें शामिल है। यानी कि इंडिया हाइड्रोजन अलायंस की स्थापना की गई है। इसके अलावा हरित हाइड्रोजन मानक अगस्त 2023 में लाया गया था। यानी भारत के नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने देश में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक स्पष्ट और सुसंगत ढांचा प्रदान करने हेतु आधिकारिक तौर पर ग्रीन हाइड्रोजन मानक को क्या करता है, परिभाषित करता है। और जो विद्युत मंत्रालय की रिपोर्ट है, विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन और प्रमाणन के लिए एक नोडल प्राधिकरण नामित किया गया। ठीक है ना, यानी कि किसको, विद्युत मंत्रालय को। ठीक है, तो इतनी चीजें थी किसके अंतर्गत, ग्रीन हाइड्रोजन। और टारगेट यही क्या है कि 2070 तक क्या करना है, इस ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत जीरो कार्बन इमिशन की तरफ जाए। अगर हम इसमें बाधाएं देखें कि चुनौतियां और बाधाएं क्या हैं ग्रीन हाइड्रोजन के मिशन में, देखिए हाइड्रोजन मोनो एटॉमिक गैस है, ठीक है ना, तो इसको गैस के रूप में संग्रहित करना थोड़ा मुश्किल होता है, उड़ जाती है। लेकिन अगर आप इसको लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो हाई प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। तो दोनों कंडीशन है, सॉलिड के रूप में कर नहीं सकते हैं, लिक्विड के रूप में प्रेशर की जरूरत पड़ती है। और फिर गैस के रूप में अगर करेंगे तो मोनोटॉमिक है, इसके लीक होने का खतरा बना रहता है। और हाइड्रोजन फ्यूल को संरक्षित करना अपने आप में बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसके लिए टेम्परेचर को मॉनिटर करना पड़ता है। तो चुनौतियों में अगर हम देखेंगे तो वर्तमान उत्पादन का कार्बन फुटप्रिंट, यानी वैश्विक हाइड्रोजन का 95% से अधिक उत्पादन स्टीम मीथेन रिफार्मिंग या कोयला गैसीकरण के माध्यम से हो रहा है। यानी कि इसमें भी कोयले का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता है। इस प्रकार हाइड्रोजन आज भी शून्य कार्बन ईंधन नहीं है। ठीक है, अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेंगे तो वो शून्य कार्बन ईंधन हो सकता है, लेकिन पूरी दुनिया में लगभग 90% 5 से अधिक जो हाइड्रोजन का उत्पादन हो रहा है वो किससे हो रहा है, कोयले से हो रहा है। दूसरी इसकी चुनौती है उच्च जल और ऊर्जा आवश्यकताएं। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करते हैं तो इसके लिए हमको जल की अधिक आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन के लिए हमको लगभग 9 लीटर जल की आवश्यकता होगी, जो राजस्थान और गुजरात जैसे जल संकट क्षेत्रों में चुनौती उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा उत्पादन के लिए आवश्यक ऊर्जा इनपुट उच्च बना हुआ है, जिससे आर्थिक व्यवहार्यता पर क्या होती, प्रभावित होती। यानी जल की भी अधिक आवश्यकता और इलेक्ट्रिसिटी की भी अधिक आवश्यकता। तीसरी एक चुनौती है तकनीकी और आपूर्ति श्रृंखला की सीमाएं। यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइजर है, आयातित इलेक्ट्रोलाइजर, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइजर बनाने में अभी हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं है, तो आयातित इलेक्ट्रोलाइजर और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे निकल, इरिडियम, प्लेटिनम पर भारत की निर्भरता आत्मनिर्भरता को सीमित करती है। ठीक है ना, वैश्विक इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण में चीन का दबदबा है, क्योंकि रेयर अर्थ मेटल उसके पास है, जिससे आपूर्ति सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ी रहती है। चौथी चिंता है इसका भंडारण, परिवहन और सुरक्षा। क्योंकि हाइड्रोजन के कम आयतन ऊर्जा घनत्व के कारण इसके द्रवीकरण, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इसको लिक्विड फॉर्म में लेने के लिए उच्च दाब की आवश्यकता पड़ती है, लगभग 700 बार प्रेशर की इकाई होती, ठीक? या फिर क्रायोजेनिक तापमान की आवश्यकता पड़ेगी, और क्रायोजेनिक जानते ही हैं, उसमें लिक्विड हाइड्रोजन को -283 और लिक्विड ऑक्सीजन को -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं। क्रायोजेनिक इंजन अपने आप में बहुत महंगा इंजन है, और क्रायोजेनिक बनाने में पहले भारत आत्मनिर्भर नहीं था, अब तो खैर क्रायोजेनिक इंजन बनाने लगा भारत।
लेकिन फिर भी ये तकनीकी महंगी है। इसके कारण जो हाइड्रोजन उत्पादित होता है उसकी कॉस्ट क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन के उत्पादन में लागत क्या हो जाती है, अधिक लग जाती है। तो इसकी वजह से लागत और सुरक्षा संबंधी चुनौतियां भी क्या हो जाती, बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत में ईंधन यानी हाइड्रोजन ईंधन भरने के बुनियादी ढांचे की कमी है, ठीक है। ईंधन सेल्स की उच्च लागत और बड़े पैमाने पर परिवहन पाइपलाइनों की अनुपस्थिति इसे बड़े पैमाने पर लागू करने में बाधा डालती है। तो ये सब चुनौतियां हैं किसको लेकर, हाइड्रोजन फ्यूल को लेकर। आगे हम क्या कर सकते हैं, आगे में हम एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा हम कर सकते हैं अंतरराष्ट्रीय साझेदारी को हम बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है ना। जैसे संयुक्त अनुसंधान एवं विकास, इलेक्ट्रोलाइजर और विनिर्माण के पायलट परियोजनाओं के लिए तकनीकी रूप से उन्नत जो देश हैं जैसे जापान है, यूरोपीय संघ है, ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ सहयोग को हमको बढ़ाना होगा। इसके अलावा स्वदेशी उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाना होगा। जैसे 2030 तक हमारा लक्ष्य है 5 मीट्रिक टन, ठीक है ना? और 2070 तक हमको 2050 तक इसको और ज्यादा बढ़ाना करना होगा। इसके लिए हमको मेक इन इंडिया कार्यक्रम और उत्पादन लिंक प्रोत्साहन, जिसको हम पीएलआई बोलते हैं, इस योजना के माध्यम से हम इसको आगे कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारा जो राष्ट्रीय रणनीतिक हाइड्रोजन जो निर्यात इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमको थोड़ा सा और बेहतर करना होगा, क्योंकि भारत और वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत के लिए एक क्या हो सकता है, हाइड्रोजन एकीकृत पाइपलाइनों और लोडिंग सुविधाओं के साथ साथ प्रमुख बंदरगाहों पर भी समर्थित हाइड्रोजन हब को विकसित करना। तो ये आगे की राह है किसके, आपके हाइड्रोजन फ्यूल की। तो कुल मिलाकर भारत, सार क्या बना इस करंट अफेयर्स का, कि भारत सरकार 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन की तरफ जाने के लिए हाइड्रोजन फ्यूल को एक बेहतर विकल्प के तौर पर देख रही है और उस हाइड्रोजन फ्यूल में ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल को बेहतर विकल्प के तौर पर देख रही है और उसको बढ़ावा देने का प्रयास भी कर रही है और जो उसकी चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का समाधान करने के लिए भी प्रयास। आगे देखते हैं करंट अफेयर्स में दूसरा पॉइंट है हमारा डीजल के साथ आइसोब्यूटेनॉल का सम्मिश्रण, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा, शायद आप लोगों ने 2 महीने पहले करंट अफेयर्स में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि पेट्रोल के साथ ब्यूटेनॉल को मिलाया गया, सॉरी मेथेनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक है ना, 20% के आसपास जो भी B20 बोला जा रहा है। तो एक चीज और समझिएगा यहां पर, जब कभी भी जैसे जो आपको बोला जाता है, मान लीजिए जैसे E20 या B20 या मान लीजिए E50, तो इसका मतलब आप समझिए क्या है। E20 का मतलब क्या होता है कि इसमें जो पेट्रोल है, मान लीजिए अगर पेट्रोल में मिक्सित किया गया तो पेट्रोल का मतलब इसमें 80% आपका पेट्रोल है और 20% के आसपास इसमें क्या है, ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल कितने परसेंट है आपका, 20%। तो जो भी आपका इसमें इंडिकेशन होता है तो उसको आप बस इतना समझिएगा, 20 है तो 20% ब्यूटेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल जो भी है, और बाकी रिमेनिंग क्या है, पेट्रोल या डीजल। तो पेट्रोल के साथ ब्यूटेनॉल को मिश्रित किया गया और वो सक्सेस रहा। अभी भारत में वर्तमान में ब्यूटेनॉल मिश्रित पेट्रोल, जिसको हम E20 बोलते हैं, वो मिल रहा है, हर पेट्रोल पंप पे मिल रहा है। तो भारत सरकार ने एक परियोजना शुरू की कि क्यों ना इसको पेट्रोल के साथ साथ डीजल में भी मिक्स किया जाए, बट डीजल में मिक्स नहीं हो पाया आपका ब्यूटेनॉल, ठीक है। डीजल में जो ब्यूटेनॉल है वो मिक्स नहीं हो पाया, ठीक। तो केंद्रीय परिवहन मंत्री ने हाल ही में घोषणा की कि सरकार डीजल के साथ आइसोब्यूटेनॉल, ठीक है ना, देखिए मेथनॉल नहीं है, ठीक है, आइसोब्यूटेनॉल के सम्मिश्रण की संभावनाओं पर विचार कर रही है। जैसे आपका किस में मिलाया गया, पेट्रोल में
जो एथेनॉल मिलाया गया था, ठीक है। तो भारत सरकार यानी केंद्रीय परिवहन मंत्री ने यह अनाउंसमेंट किया कि सरकार डीजल के साथ आइसोब्यूटेनॉल के मिश्रण की संभावनाओं की विचार कर रही है, जिससे ट्रैक्टर और निर्माण उपकरण क्षेत्र में इसके उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाए, ठीक है। तो डीजल के साथ एथेनॉल, देखो बताया था ना, एथेनॉल मिश्रित किया गया था किसके साथ? पेट्रोल के साथ, E20L, ठीक है ना। तो डीजल के साथ इथेनॉल सम्मिश्रण के प्रयास विफल होने के बाद ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया डीजल के साथ आइसोब्यूटेनॉल मिश्रण की संभावनाओं की तलाश कर रहा है, और इसके पीछे का विचार यह है कि निकट भविष्य में डीजल के साथ 10% तक क्या मिलाया जाएगा? आइसोब्यूटेनॉल मिलाया जाएगा। साथ ही भविष्य में उच्च सम्मिश्रण में या यहां तक कि एकल उपयोग के रूप में इसके संभावित उपयोग पर विचार किया जाए, ठीक है। भारत विद्युत और हाइड्रोजन आधारित गतिशीलता की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में आइसोब्यूटेनॉल को एक समानांतर मार्ग के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यह पूर्ण विद्युतीकरण की तुलना में कम विघटनकारी है, परंतु इसे तेजी से क्रियान्वित किया जा सकता है क्योंकि यह मौजूदा ईंधन के साथ काम करता है। वर्तमान में जितने भी पायलट परीक्षण, अनुसंधान या विकास, ठीक है ना, जितने भी अनुसंधान विकास पर कार्य चल रहा है, और यदि यह सफल रहा तो भारत डीजल के साथ आइसोब्यूटेनॉल के मिश्रण को क्या कर देगा? लागू कर देगा। और अगर ऐसा करता है तो ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बनेगा, ठीक है ना। और इस ब्यूटेनॉल को, सॉरी एथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिक्स किया गया, ठीक है। अब एथेनॉल को किसके साथ? डीजल के साथ मिक्स किया गया, बट वो सफल नहीं हुआ। तो अब इस डीजल में किसको मिक्स किया जा रहा है? ब्यूटेनॉल को, ठीक है। अगर हम आइसोब्यूटेनॉल के बारे में देखें, जो कि नाम है क्या इसमें, आइसोब्यूटेनॉल, तो आइसोब्यूटेनॉल क्या है? फॉर्मूला इसका C4H10O, जिसे आइसोब्यूटेनॉल या एल्कोहल 2 या मिथाइल 1 प्रोपेनॉल भी कहा जाता है, ठीक है ना। यह इसमें एक ज्वलनशील गुण होता है, जिसके कारण इसका उपयोग कई उद्योग जैसे पेंटिंग, कॉस्टिंग या वार्निश में सॉल्वेंट के रूप में करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका व्यापक रूप से रसायन मध्यवर्ती के रूप में और दहन को बढ़ाने और उत्सर्जन को कम करने के लिए ईंधन योजक यानी कि फ्यूल एडिटिव के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। और यह क्या है? एक रंगहीन ज्वलनशील द्रव्य है, जिसकी गंध लगभग रबर या मक्खन जैसी हल्की होती है। जल के साथ यह आंशिक रूप से मिश्रित होता है, पूरी तरीके से नहीं, और अधिकांश कार्बनिक विलायकों जैसे मेथनॉल, ईथर और एसीटोन के साथ ये आसानी से मिश्रित हो जाता है। तो अगर हम डीजल के साथ आइसोब्यूटेनॉल को मिश्रित कर दें तो उससे फायदा क्या मिलेगा कि तापीय दक्षता में तो पहला सुधार होगा, ठीक है ना। यानी कि टेम्परेचर दक्षता में क्या होगा? सुधार होगा। यानी कि आइसोब्यूटेनॉल को जब डीजल के साथ और लगभग कितना 5 से 10% मिश्रित किया जाता है तो यह सामान्य मात्रा में ईंधन से अधिक उपयोगी कार्य करने की ईंधन क्षमता को बढ़ाता है, जिससे क्या होगा कि इंजन का प्रदर्शन बेहतर हो जाएगा, ठीक है ना, जैसे E20 में कहा जाता है, ठीक है? तो तापीय दक्षता में सुधार होगा, यानी कि आपका जो इंजन है, डीजल इंजन अत्यधिक मात्रा में गर्म नहीं होगा। और आइसोब्यूटेनॉल की अगर हम बात करें तो इसके इस्तेमाल से जो नाइट्रोजन के कंपाउंड है जो डीजल ईंधन से ज्यादा रिलीज होते हैं उनसे कम रिलीज होगा, यानी कि ये कण की उत्सर्जन को कम करता है, जिससे काली कम बनती है। और इस प्रकार के इंजन के लंबे जीवन काल और पर्यावरणीय प्रभाव दोनों की दृष्टि से ये क्या है? लाभकारी हो जाते हैं। यानी कि इमिशन भी कम होगा, जो हानिकारक इमिशन है वो कम होगा, और इंजन की दक्षता पहले की तुलना में क्या हो सकती है? ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा आइसोब्यूटेनॉल के स्वच्छ दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड और बिना जले हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन में कमी आती है,
जिससे विषाक्त उत्सर्जन पदार्थों का कम होता है, यानी विषाक्त पदार्थों का उत्सर्जन कम होता है। तो अगर हम डीजल में आइसोब्यूटेनॉल मिला दें तो हमको ये लाभ मिल सकता है। इसके अलावा इंजन फ्रेंडली गुण भी होता है। एथेनॉल के विपरीत अगर हम आइसोब्यूटेनॉल के गुण लगभग गैसोलीन और डीजल के समान होते हैं, जो ईंधन प्रणालियों में जंग के जोखिम को कम करता है, यानी कि जंग लगने की संभावना को कम करता है, जिससे इंजन की दक्षता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और अगर हम आइसोब्यूटेनॉल का उत्पादन करके डीजल में मिलाते हैं, मान लीजिए कि 10% मिला है, तो जाहिर सी बात है उस 10% डीजल की कमी हो जाएगी। तो इससे हमारा आत्मनिर्भरता में भी वृद्धि होगी, लागत में भी कमी आएगी और ये शून्य कार्बन उत्सर्जन के सीमा के पास पहुंचने में मदद भी करेगी। तो अगर डीजल की खपत कम होगी तो जाहिर सी बात है किसानों की आय में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये लाभ हो सकते हैं आइसोब्यूटेनॉल के। लेकिन जहां लाभ है वहां पे हानियां भी हैं, ये भी आप समझिए। तो पहली इसकी चिंता क्या है? पहली चिंता है वायु प्रदूषण, यानी कि डीजल और आइसोब्यूटेनॉल जो मिश्रण है, यह कण की उत्सर्जन को तो कम करता है, लेकिन यह भी देखा गया है कि कुल इंजन कुछ इंजन जो हैं पारिस्थितिकियों में वे नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन में वृद्धि कर सकते हैं। ठीक, ये कमी है, करते हैं अभी नहीं पता है लेकिन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो आइसोब्यूटेनॉल का है, ये जो पार्टिकल PM10 PM2.5 वगैरह इनके उत्सर्जन में तो कमी ला देते हैं, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन में क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। दूसरी इसकी चुनौती है, चूंकि जटिल प्रौद्योगिकी है, यदि नाइट्रोजन ऑक्साइड में वृद्धि का प्रबंधन किया जा सकता है, यदि उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करने के लिए उपचार के बाद जो निकाय प्रणालियां हैं इनका उपयोग अगर कर दिया जाता है, लेकिन यही उपयोग करना अपने आप में क्या है, एक जटिल चुनौती है। यानी आइसोब्यूटेनॉल अगर हम डीजल में मिक्स करते हैं तो इनके मिक्सिंग के बाद इनके उपयोग करना और उस आधार पर इंजन का निर्माण करना अपने आप में एक जटिल प्रौद्योगिकी। जाहिर सी बात है कि इस जटिल प्रौद्योगिकी के कारण इंजन की लागत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो दो विशेष चुनौतियां हैं। कुछ वायु प्रदूषण भी हो सकता है, विशेष तौर से नाइट्रोजन ऑक्साइड का, और चूंकि ये प्रौद्योगिकी जटिल है इसलिए इनकी लागत क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तीसरी अगर हम चुनौती देखें तो आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियां हैं, यानी कि आइसो जो ब्यूटेनॉल का बड़े पैमाने पर जो उत्पादन है वह किण्वन फर्मेंटेशन, जिसको हम बोलते हैं सामान्यतः सड़ाना, या माइक्रोबियल इंजीनियरिंग यानी कि बैक्टीरिया और कवक के माध्यम से किया जा सकता है, और उन्हीं पर ये क्या है, पूरी तरीके से निर्भर है। यानी कि अगर हम देखें कि आइसोब्यूटेनॉल का जो उत्पादन है, इस आइसोब्यूटेनॉल के उत्पादन में बड़े पैमाने पर फर्मेंटेशन होगा, और फर्मेंटेशन करने के लिए जीवाणु और कवक की जरूरत पड़ती है, मूलतः जीवाणु की जरूरत पड़ती है। साथ ही इनके फीड स्टॉक की उपलब्धता को लेकर भी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। तो एक चुनौती आपका यह भी है कि बड़े पैमाने पर आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियां हैं, और जो चौथी चुनौती है वो ये है कि दहन संबंधी चिंताएं हैं, यानी कि मूल ईंधन डीजल की तुलना में आइसोब्यूटेनॉल का सीटेन संख्या ऑक्टेन नंबर पेट्रोल की शुद्धता को बताता है और सीटेन नंबर डीजल की शुद्धता को बताता है। तो अगर हम आइसोब्यूटेनॉल यानी कि मूल ईंधन, यानी कि जो नेक्स्ट समस्या है वह अगली चुनौती, अगली समस्या कौन सी है आपकी, दहन संबंधी चिंताएं हैं। मूल ईंधन डीजल की तुलना में आइसोब्यूटेनॉल का सीटेन संख्या काफी कम होने से सम्मिश्रण की समग्र सीटेन संख्या कम हो जाएगी, जिससे डीजल नॉक के बारे में चिंताएं बढ़ेंगी, यानी डीजल इंजन से शोर क्या होगा, ज्यादा होने लगेगा। ठीक है, और यहां पर जो आप शब्द एक देख रहे हो नॉकिंग, तो नॉकिंग तब होती है जब वाहन के ईंधन सिलेंडर में ईंधन असमान रूप से या समय से पहले जलता है, जिससे श्रव्य ध्वनि भी उत्पन्न होती है, उसी को हम बोलते हैं नॉकिंग।
तो आइसोब्यूटेनॉल से जो डीजल ईंधन है, इस डीजल ईंधन की आवाज भी क्या हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। ठीक है। और उसी से जो अगर एक संस्था है भारतीय ऑटोमेटिव अनुसंधान संघ, तो ये जो भारतीय ऑटोमेटिक अनुसंधान संघ है 1966 में स्थापना हुई थी और यह भारत का अग्रणी ऑटोमोटिव अनुसंधान एवं विकास संगठन है, जिसे ऑटोमोटिव उद्योग और भारत सरकार के सहयोग से स्थापित किया गया। यह करता क्या है, यह भारी उद्योग मंत्रालय से संबंध एक स्वायत्त निकाय है। मान्यता विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुभाग ने ARAI को एक वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान संगठन के रूप में मान्यता दी है। मुख्य भूमिका इनकी क्या है कि यह ARI केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्रमुख प्रशिक्षण और प्रमाणन एजेंसियों में एक है और इसका हेड ऑफिस कहां पर है, आपका पुणे में। ठीक है। देन अगर हम आगे की बात करें तो इस आइसोब्यूटेनॉल में जो हमको चुनौतियां देखी थी, तो आगे की राह में हम क्या कर सकते हैं, सर्वोत्तम अभ्यास कर सकते हैं, यानी पारंपरिक ईंधन के साथ आइसोब्यूटेनॉल के उपयोग को व्यवहार बनाने के कई तरीके हैं। सीटेन मान को संतुलित करने के लिए उचित योजकों का उपयोग करना और सम्मिश्रण में बायोडीजल को मिलाना शामिल है। बायोडीजल का मतलब समझ रहे हैं कि जो जैव ईंधन जिसको हम बोलते हैं, पारंपरिक ईंधन में आपका बायोफ्यूल मिलाया जाना, अनुसंधान आधारित अनुप्रयोग हम कर सकते हैं, यानी कि विभिन्न वाहन श्रेणियों में व्यापक अनुसंधान और विकास क्षेत्र परीक्षण इस प्रयोग को बड़े पैमाने पर अपनाने से पहले किए जाने चाहिए, जिससे पारंपरिक इंजनों को होने वाले नुकसान को रोका जाए। ईंधन भंडारण को लेकर काम करना चाहिए, यानी कि नए संसाधनों की व्यवस्था करने के बजाय एथेनॉल के उत्पादन के लिए उपयोग किए जा रहे फीड स्टॉक, फीड स्टॉक का मतलब जिनसे ये बनते हैं, जैसे गन्ना, सिरप, गुड़, अनाज आदि को आइसोब्यूटेनॉल के उत्पादन की ओर मोड़ा जा सकता है, क्योंकि एथेनॉल का अधिशेष पहले से ही मौजूद है। इसके अलावा चरणबद्ध कार्यक्रम किया जा सकता है, नीतिगत और नियामक ढांचे की स्थापना की जा सकती है और राष्ट्रीय प्राथमिक के साथ संरेखण भी किया जा सकता है। तो ये आगे की राह है आइसोब्यूटेनॉल के उत्पादन और उसके उपयोग को लेकर। और अगर पॉलिसी की बात की जाए तो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आइसोब्यूटेनॉल सम्मिश्रण के लिए स्पष्ट ईंधन गुणवत्ता और उत्सर्जन मानकों को तैयार किया जाना चाहिए। ये सब आगे की राह है, अभी की नहीं। ठीक है ना, अभी भारत सरकार इस पर विचार कर रही है। ठीक है ना, तो दो चीजें हम लोगों ने देखा। ठीक है, पहली चीज हाइड्रोजन मिश्रण, दूसरा आइसोब्यूटेनॉल। आते हैं थर्ड पॉइंट पर। तीसरा हमारा इसमें सेक्शन है भारत की संलयन ऊर्जा की योजनाएं, ठीक है, यानी कि इंडिया फ्यूजन पावर प्लांट। तो अब यहां पर एक चीज देखिएगा, पहली चीज जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थों के दो विशेष गुण होते हैं। एक होता है आपका न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन। एक होता है न्यूक्लियर फिशन और दूसरा होता है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है कि एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में टूटता है और ढेर सारी मात्रा में क्या निकलती है, ऊर्जा। और इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है 92 यूरेनियम 235 इन जनरल। यूरेनियम के समस्थानिक इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। इसको हम बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। दूसरी प्रक्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, दो हल्के नाभिक को आपस में जोड़ा जाता है और इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ड्यूटेरियम और प्लस ट्राइटियम। यह हाइड्रोजन के समस्थानिक है, यह है आपका ड्यूटेरियम और यह है आपका ट्राइटियम। तो इसमें दो हल्के नाभिक को आपस में जोड़ा जाता है और बनता है आपका हीलियम का नाभिक। और प्लस
ढेर सारी मात्रा में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। बट नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया सामान्य ताप पर नहीं हो पाती, ठीक है ना। तो इस नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया को करने के लिए कम से कम 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। और पृथ्वी पर सामान्य दशा में इतने टेम्परेचर को उत्पन्न करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो नाभिकीय, अभी वर्तमान में जितने भी देश हैं नाभिकीय ऊर्जा से या नाभिकीय जो ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, वो एक ही प्रक्रिया से प्राप्त कर रहे हैं, वो है आपका नाभिकीय विखंडन। और इस नाभिकीय विखंडन के लिए तमाम प्रकार के न्यूक्लियर रिएक्टर की स्थापना की गई, ठीक है। जैसे आप लोग सुने होंगे बॉयल वाटर रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, लाइट वाटर रिएक्टर। तो यहां पर नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है, उनसे जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा से टरबाइन चलाते हैं, और टरबाइन क्या करती है, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करती है, ठीक है। तो वो नाभिकीय विखंडन। लेकिन नाभिकीय संलयन से ऊर्जा की प्राप्ति के लिए हमको कम से कम कितना टेम्परेचर चाहिए, 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर की स्थापना की जा रही है फ्रांस में। उसका नाम है आईटीईआर, आईटीईआर, इंटरनेशनल थर्मल एक्सपेरिमेंट रिएक्टर। फ्रांस में स्थापना की जा रही है, भारत भी इसके सहयोगी देशों में है। अब ये जो आईटीआर रिएक्टर है, इसी आईटीआर रिएक्टर को हम बोलते हैं टोकामक रिएक्टर, टोकामक रिएक्टर बोलते हैं। और ये एक विशेष सिद्धांत पर काम करता है, और वह है सखारोवा सिद्धांत। जो सखारोवा सिद्धांत है, ये किसका है, आपका रूस का है, ठीक है। तो सखारोवा सिद्धांत क्या करता है, कहता है कि नाभिकीय संलयन के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर है, इस मिनिमम टेम्परेचर की आवश्यकता को कम करता है, मिनिमम टेम्परेचर की आवश्यकता को कम करता है सखारोवा कॉन्सेप्ट। और इसी सखारोवा कॉन्सेप्ट के आधार पर जो परमाणु भट्टी बनाई जाती है, उसी परमाणु भट्टी को हम बोलते हैं टोकामक रिएक्टर, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो टोकामक रिएक्टर बनाया जा रहा है, उसका नाम है आईटीआर। फ्रांस में अभी बन रहा है, उम्मीद है कि 2030 तक चालू हो जाएगा, उम्मीद है, अभी कंफर्म नहीं, ठीक है। अब चूंकि ये जो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया है, ये नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया आपके सूर्य में भी होती है, सन में नाभिकीय संलयन ही चलती रहती है। इसलिए जब कभी न्यूक्लियर रिएक्टर, संलयन वाले जो टोकामक रिएक्टर होते हैं, उनसे जो कभी कभी ऊर्जा किसी देश को कुछ सेकंडों के लिए या कुछ मिनटों के लिए प्राप्त होती है, तो उसको हम उपमा के तौर पर बोल देते हैं कृत्रिम सूर्य, आर्टिफिशियल सन बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल जो सन के अंदर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। तो कहीं पर भी आप समझिएगा, अगर कहीं कृत्रिम सूर्य की बात हो रही है पृथ्वी पर, तो यह मत समझिएगा कि वहां पे कृत्रिम सूर्य बनाया गया, नहीं, वहां पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से सूर्य के कोर के लगभग आसपास या उससे भी ज्यादा टेम्परेचर को क्या किया गया, प्राप्त किया गया। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह प्रयास किया जा रहा है, कहां पर, फ्रांस में। लेकिन भारत में भी अपना टोकामक रिएक्टर स्थापित किया है। तो गांधीनगर में है टोकामक रिएक्टर, जिसका नाम है आदित्य टोकामक रिएक्टर। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि गांधीनगर में स्थित जो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है, वहां के वैज्ञानिकों ने भारत को संलयन ऊर्जा प्राप्त करने हेतु एक रोड मैप तैयार किया है, ठीक है ना। और यहीं पर क्या किया गया है, आदित्य आदित्य टोकामक रिएक्टर की स्थापना की गई, ठीक है। जस्ट एक मिनट, जस्ट एक मिनट।
अब यहां पे अगर हम बात करें तो आदित्य टोकामक रिएक्टर की स्थापना की गई है, ठीक है ना, कहां पे? गांधीनगर स्थित प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान में। तो अब सरकार ने क्या किया है कि गांधीनगर स्थित प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने संलयन से ऊर्जा प्राप्ति के लिए एक रोड मैप तैयार किया। क्या किया है? एक रोड मैप तैयार किया है। तो वैज्ञानिकों ने भारत के पहले संलयन आधारित विद्युत जनरेटर, स्टडी स्टेट सुपर कंडक्टिंग टोकामक भारत के निर्माण की योजना बनाई है, जो इनपुट शक्ति से 5 गुना अधिक ऊर्जा उत्पादन करने में क्या होगा? सक्षम होगा। और इस संलयन रिएक्टर में कितना? कुल 130 मेगावाट विद्युत उत्पादन में से लगभग 100 मेगावाट विखंडन से प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य है कि विखंडन और संलयन दोनों चलेगा। और इस रोड मैप में लगभग कितना? 25,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और जो दीर्घकालिक लक्ष्य है यानी 2060 तक एक पूर्ण पैमाने के प्रदर्शन रिएक्टर यानी डिमॉन्स्ट्रेशन रिएक्टर का निर्माण करना, जो 250 मेगावाट की उत्पादन क्षमता और शक्ति अनुपातिक लक्ष्य को क्या कर सकता है? प्राप्त कर सकता है। भारत पहले से ही आईटीआर के प्रोजेक्ट में सदस्य होने के नाते जो मैग्नेटिक, जो चुंबकीय परिरोधन है, उसके अनुभाग में भाग लेता आ रहा है। मैंने पहले ही आपको बताया था आईटीआर में भारत की भूमिका है। लगभग 10% के आसपास खर्च कौन उठा रहा है? भारत उठा रहा है। तो अगर आईटीआर सफल होता है तो उसमें भारत को भी बेनिफिट होगा। भारत अपना अलग से ही आदित्य टोकामक रिएक्टर कहां पर? गांधीनगर प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान में स्थापित किया है। तो उसी संलयन रिएक्टर के लिए रोड मैप तैयार किया गया। तो आईटीआर हमको कुछ बोलना नहीं है, ये क्या है? निर्माणाधीन है, ठीक है ना। और इसका लक्ष्य 500 मेगावाट संलयन ऊर्जा का उत्पादन करना, वाणिज्यिक स्तर पर नाभिकीय संलयन ऊर्जा की व्यवहार्यता को प्रदर्शित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। अभी कोई खास सफलता मिली नहीं है। नाभिकीय संलयन, अभी मैंने आपको प्रक्रिया बताई। नाभिकीय संलयन में ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को मिक्स किया जाता है और हाई अमाउंट में ऊर्जा का उत्पादन होता है। और ये तभी मिक्स होते हैं ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, क्योंकि हाइड्रोजन के समस्थानिक है, जब टेम्परेचर मानक से बहुत अधिक होता है। क्योंकि सूर्य के अंदर भी कौन सी प्रक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन होती है, जो नाभिकीय विखंडन की तुलना में कई गुना क्या करती है? ऊर्जा का उत्पादन करती है, ठीक है ना। तो उसी नाभिकीय संलयन के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है। अब यहां पर एक चीज आप समझिएगा कि जो टोकामक रिएक्टर है वो आखिर है क्या, ठीक है ना। तो टोकामक जो रिएक्टर है ये सखारोवा के सिद्धांत पर काम करता है। और ये कैसे काम करता है कि अब इसमें होता क्या है कि अब देखिए, दो हाई पावर की मैग्नेटिक फील्ड होती है। एक होता है ड्यूटेरियम और प्लस एक होता है आपका ट्राइटियम। तो जाहिर सी बात है इन दोनों को हम मिलाएंगे तो टेम्परेचर क्या चाहिए? बहुत ज्यादा। तो जब हाई पावर के मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को हम लाते हैं तो ये क्या करते हैं? तुरंत प्लाज्मा अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। तो ये ड्यूटेरियम और ट्राइटियम फ्यूज होने के पहले प्लाज्मा अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जैसे ये प्लाज्मा अवस्था में कन्वर्ट होते हैं तो कम तापमान में ही आपस में क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं। और जैसे फ्यूज होते हैं वैसे इनके अंदर क्या हो जाता है? विस्फोट हो जाता है और हमको फिर ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है। यही कॉन्सेप्ट है हमारा सखारोवा कॉन्सेप्ट कि दो हाई पावर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब हम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को लाते हैं तो ये प्लाज्मा अवस्था में चले जाते हैं, जिससे इनका फ्यूजन कम तापमान पर संभव हो पाता है। तो जो टोकामक रिएक्टर है वो बनाया किस लिए गया है? वो इसलिए क्योंकि संलयन की प्रक्रिया में टेम्परेचर की आवश्यकता को कम करना, ठीक है। अभी हाल ही में जो सुपर कंडक्टिंग टोकामक रिएक्टर चाइना का है, उसने क्या किया है? सूर्य के कोर की तुलना में लगभग कई गुना तापमान को प्राप्त किया है, जिसको हम आर्टिफिशियल सन के तौर पर भी जानते हैं, ठीक है। तो ये है आपका टोकामक रिएक्टर, ठीक है। और इसमें जो आपका ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक है ना,
वह नाभिकीय विखंडन की तुलना में क्या है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा होता है। तो टोकामक रिएक्टर एक डोनट के आकार का रिएक्टर कक्ष है जिसमें संलयन की प्रक्रिया संचालित होती है। इसकी सफलता इस बात से मापी जाती है कि प्लाज्मा को बिना विघटित हुए कितनी देर तक एक साथ रख सकता है। यह प्लाज्मा को जितनी देर तक नियंत्रित रख सके उतना ही हम सतत और विश्वसनीय संलयन अभिक्रिया के नजदीक पहुंचते हैं। फरवरी 2025 में फ्रांस के वेस्ट टोकामक रिकॉर्ड 22 मिनट तक प्लाज्मा को नियंत्रित रखा। ठीक है, तो ये आपका नाभिकीय संलयन है। अब इस नाभिकीय संलयन से लाभ क्या होगा? तो लाभ असीमित स्वच्छ ऊर्जा की प्राप्ति होगी जो विखंडन की तुलना में कई गुना ज्यादा है। उच्च ऊर्जा उत्पादन होगा, यानी विखंडन की तुलना में संलयन प्रक्रिया से प्रति किलोग्राम ईंधन से 4 गुना अधिक क्या होगा, ऊर्जा की प्राप्ति होगी। यह तेल एवं कोयला दहन की तुलना में लगभग 4 मिलियन गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। प्रचुर एवं सतत ईंधन स्रोत, यानी संलयन ईंधन प्रचुर मात्रा में और आसानी से उपलब्ध है क्योंकि ड्यूटेरियम समुद्री जल से कम लागत में प्राप्त किया जा सकता है और ट्राइटियम का उत्पादन प्राकृतिक रूप से प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले लिथियम के साथ संलयन से उत्पन्न न्यूट्रॉन की अभिक्रिया से किया जा सकता है। और ये ईंधन स्रोत लाखों वर्षों तक क्या होंगे, पर्याप्त रहेंगे। मतलब समझा, विखंडन में एक समस्या है। विखंडन जो होता है वो यूरेनियम 235, केवल यूरेनियम के 3 समस्थानिक है, 235, 234 और 238, जिसमें केवल विखंडनीय 235 है, न 34 है और न ही 38 है। और 235 की मात्रा पूरे विश्व में बहुत कम है। तो अगर हम संलयन से ऊर्जा की प्राप्ति करें तो संलयन के लिए हमको ड्यूटेरियम समुद्र के जल से मिल जाएगा और ट्राइटियम हम लिथियम के साथ अभिक्रिया करके प्राप्त कर लेंगे। तो चूंकि ये आसानी से मिल सकते हैं तो इनके स्रोत भी अधिक हैं, और स्रोत अधिक हैं और अगर अभिक्रिया होती है तो ऊर्जा की भी प्राप्ति क्या होगी, अत्यधिक मात्रा में हो सकती है। और सुरक्षित और न्यूनतम नाभिकीय अपशिष्ट, यानी कि नाभिकीय संलयन से रिएक्टर से अपशिष्ट बहुत कम मात्रा में निकलते हैं जो कि नाभिकीय विखंडन की तुलना में कम है। नाभिकीय विखंडन में तो बहुत ज्यादा न्यूक्लियर अपशिष्ट निकलते हैं। अगर अनियंत्रित अभिक्रियाओं की बात किया जाए, ठीक है, क्योंकि नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया अगर अनियंत्रित हो गई तो न्यूक्लियर विस्फोट हो जाता है। क्योंकि संलयन प्रक्रिया को शुरू करना और बनाए रखना कठिन है, इसलिए रिएक्शन में मेल्ट डाउन यानी परमाणु दुर्घटना और अनियंत्रित अभिक्रिया का जोखिम नहीं हो सकता है। ठीक है ना? और नाभिकीय विखंडन की तुलना में नाभिकीय संलयन से ऊर्जा की प्राप्ति ज्यादा होगी। और वैसे भी न्यूक्लियर एनर्जी से जब हम विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं तो निम्न कार्बन ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो यानी कि नवीकरण ऊर्जा के तौर पर हम नाभिकीय संलयन के द्वारा एक बेहतर माध्यम में और अधिक माध्यम में हम ऊर्जा की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपके नाभिकीय ऊर्जा के लाभ। अब चुनौतियां क्या हैं, चुनौतियों में भी देख लीजिए। तकनीकी चुनौतियां हैं क्योंकि संलयन प्रक्रिया को शुरू करना और बनाए रखना बहुत कठिन है। इसमें उच्च तापमान वाले प्लाज्मा को लंबे समय तक स्थिर बनाए रखना और शक्ति अनुपात क्यू वैल्यू प्राप्त करना प्रमुख चुनौती है। नाभिकीय संलयन से जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है दैट इज कॉल्ड, इसको क्यू वैल्यू बोलते हैं। ठीक है ना? तो क्यू वैल्यू को 1 से अधिक प्राप्त करना एक चुनौती है। आईटीआर का लक्ष्य क्या है, Q10 है, जबकि भारत का लक्ष्य कितना है, Q20 है। उसी के लिए भी रोड मैप तैयार किया गया है। ठीक है, दूसरा है नीतिगत एवं शासन संबंधी चुनौतियां। संलयन ऊर्जा के लिए भारत का नीतिगत ढांचा अभी क्या है, अविकसित है। भारत की वर्तमान ऊर्जा प्राथमिकताएं सौर, पवन और नाभिकीय विखंडन पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है। अभी आप देखिएगा भारत का 3 चरणीय ऊर्जा कार्यक्रम जो नाभिकीय विखंडन पर ही आधारित है। ठीक, इसके अलावा समय सीमा पश्चिम देशों और चीन 2030-40 तक के दशक में संलयन ऊर्जा को लागू करने का लक्ष्य रखा है, जबकि भारत कब 2060 तक का लक्ष्य रखा है। तो ये सब आपकी चुनौतियां हैं। आगे की राह क्या किया जाए डिपेंड करेगा किस पे, आईटीआर पे। यानी कि भारत क्या करेगा,
आईटीआर और अन्य वैश्विक संलयन परियोजनाओं के साथ साझेदारी को और मजबूत कर सकता है, जिसके कारण इनकी विशेषज्ञता का लाभ उठाया जाए। भारत को अनुसंधान, विकास, नवाचार में तेजी लाने और वित्तीय जोखिम को कम करने के लिए वैश्विक पुनरावृत्ति के अनुरूप निजी क्षेत्र की भागीदारी को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन सृजित करने की आवश्यकता है। जैसा कि आपको पता है, अभी भी परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्रों की भूमिका को मनाही थी, लेकिन वर्तमान में जो भी केंद्रीय बजट पारित हुआ था, उसके तहत अब नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी प्राइवेट सेक्टर के एंट्री को मंजूरी भारत सरकार ने दे दी है, यानी परमाणु ऊर्जा आयोग ने दे दी है। तो अब आगे की राह में अगर प्राइवेट सेक्टर आते हैं तो जाहिर सी बात है, हम ऊर्जा के तौर पर और भी आत्मनिर्भर हम इसमें हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार, हम लोग आगे चलते हैं। करंट अफेयर्स की हम लोग चर्चा कर रहे थे नवंबर महीने का, तो उसकी अगली कड़ी में है, अभी रिसेंटली चर्चा में आया है एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट एक उपग्रह। तो हाल ही में क्या किया गया है कि भारत की पहली समर्पित अंतरिक्ष खगोल विज्ञान वेधशाला एस्ट्रोसैट के सफल संचालन का 1 दशक पूरा। ठीक है, यानी एस्ट्रोसैट यानी कि अंतरिक्ष खगोल विज्ञान वेधशाला, यानी ऐसा उपग्रह जो अंतरिक्ष में उपस्थित गामा किरणें, एक्सरे उत्सर्जन या अंतरिक्ष के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाला एक उपग्रह। और इस एस्ट्रोसैट उपग्रह सैटेलाइट को 28 सितंबर 2015 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV XLC-30 रॉकेट के द्वारा भेजा गया था। और एस्ट्रोसैट का जो मूलतः समय था वह कितना था? 5 वर्ष का था। हालांकि 10 साल बाद भी यह मूल्यवान वैज्ञानिक डेटा और खोजें प्रदान कर सकता है। और ये जो एस्ट्रोसैट है, यह भारत की पहली बहुतरंगदैर्ध्य अंतरिक्ष वेधशाला है जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न क्षेत्रों में दृश्य और परावैंगनी, यानी कि विजुअल और इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, विजुअल और अल्ट्रावायलेट प्रकाश से लेकर निम्न और उच्च ऊर्जा वाले एक्सरे तक खगोलीय पिंडों का अवलोकन करने में सक्षम है। बनाया इसको इसरो द्वारा। इसमें कई और अंतरराष्ट्रीय सहयोग जुड़े हुए हैं, जिसमें आपका ब्रिटेन, कनाडा भी संस्थाएं शामिल हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, एस्ट्रोसैट एक ऐसा उपग्रह जो अंतरिक्ष में एक वेधशाला का काम करता है और अंतरिक्ष में उपस्थित विजुअल, अल्ट्रावायलेट, निम्न तरंगे, उच्च तरंगे जो भी वहां पर उत्सर्जित होती हैं, उनका अवलोकन करने में सक्षम था। इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। समयावधि थी 5 साल, लेकिन अभी भी कार्यरत है। अभी भी ये डेटा को क्या कर रहा है? भेज रहा है इसरो के पास। और इस वेधशाला को इस्टेब्लिश करने में भारत के साथ साथ कनाडा और ब्रिटेन का भी सहयोग था। ठीक है, तो सितंबर में इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। अब यहां पर देखिए दो चीजें। एक तो आप यहां पर आया PSLV, ठीक है ना, किस रॉकेट से भेजा गया था? PSLV रॉकेट से भेजा गया था। अब जो PSLV रॉकेट होता है, तो जनरली जो PSLV रॉकेट है, यह 4 चरणों वाला रॉकेट होता है ना, 4 चरणों वाला रॉकेट होता है। और इसके द्वारा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, यानी कि दूर संवेदी उपग्रह भेजे जाते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में सॉलिड फ्यूल भरा जाता है, हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, जबकि इसके दूसरे और चौथे चरण में लिक्विड फ्यूल भरे जाते हैं, अनसिमेट्रिकल डाई मेथिल हाइड्रोजन। और इस लिक्विड फ्यूल को जलाने के लिए एक विशेष इंजन का प्रयोग किया जाता है और उस इंजन का नाम है विकास इंजन। ठीक है,
तो अब ये 4 चरणों वाला, और इसके द्वारा लगभग 1750 किलोग्राम के उपग्रह को हम कहां भेज सकते हैं? पृथ्वी के पोलर ऑर्बिट, यानी कि ध्रुवीय कक्षा में। तो जनरली इसका नाम ही है, देखो, PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी ध्रुवीय कक्षा में उपग्रहों को भेजने वाला एक रॉकेट या फिर प्रक्षेपण यान। ठीक है, PSLV। एक्सेल का मतलब होता है एक्स्ट्रा लार्ज, थोड़ा सा बड़ा था, उसमें ईंधन की मात्रा ज्यादा थी। और ये जो PSLV है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसको बनाया तो गया था पोलर ऑर्बिट में उपग्रह को भेजने के लिए, लेकिन ये पोलर ऑर्बिट के साथ साथ चंद्रयान फर्स्ट, याद होगा आप लोगों को, उसको भी PSLV से भेजा गया, PSLV XL C11 के द्वारा। इसके अलावा मंगलयान PSLV XL C25 से भेजा गया, जो मंगल की कक्षा में पहुंचा। और अभी रिसेंटली भेजा गया था आदित्य L1 PSLV XL C57 के द्वारा। यानी कि PSLV कम दूरी के साथ साथ लंबी दूरी के अभियानों में भी क्या रहा है? पूर्णतया सफल रहा है। बट लंबी दूरी के अभियानों में इसके उपग्रह का वजन थोड़ा सा कम किया गया, ठीक है ना। इतना वजन लेकर यह पृथ्वी के निचली कक्षा में क्या कर सकता है? पहुंच सकता है। इसलिए जितने भी मौसम संबंधी उपग्रह हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का काम ही होता है, ये क्या करते हैं? ये इमेज लेते हैं, ये अंतरिक्ष की, पृथ्वी की, वायुमंडल की ये इमेज लेते हैं और आपके डेटा सेंटर भुवन पोर्टल पर, जो रिमोट सेंसिंग सेंटर भारत के, वहां पर उसको भेजते हैं, जो इसरो की संस्थाएं। तो ये काम होता है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का। तो ठीक ऐसे ही PSLV से भेजा गया था किसको? एस्ट्रोसैट को, और वो था PSLV XL C30। और कब भेजा गया था? 2015 में। अब इस एस्ट्रोसैट सैटेलाइट का जो उद्देश्य था, न्यूट्रॉन तारों और ब्लैक होल युक्त बाइनरी तार प्रणालियों में उच्च ऊर्जा प्रक्रियाओं को समझना, यानी कि ब्लैक होल्स को समझना, न्यूट्रॉन तारों के चुंबकीय क्षेत्र का अनुमान लगाना, आकाश गंगा से परे तारा प्रणालियों में तारा जन्म क्षेत्रों और उच्च ऊर्जा प्रक्रियाओं का अध्ययन करना, आकाश में नए क्षणिक रूप से चमकीले एक्सरे स्रोतों का पता लगाना, परावैंगनी क्षेत्र में ब्रह्मांड की एक सीमित दहन क्षेत्र सर्वेक्षण करना। यानी कि कुल मिलाकर ये हम कह सकते हैं कि एस्ट्रोसेट का काम है अंतरिक्ष के बारे में व्यापक जानकारियां प्राप्त करना। उसमें हमारी आकाश गंगाएं शामिल हैं, ब्लैक होल्स हैं, न्यूट्रॉन्स तारे हैं, ठीक है। अब अंतरिक्ष में जहां जहां पर भी किरणों का उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है, उन किरणों के उत्सर्जन को देखना, मापना और उनकी एक बेहतर छवि को भेजना, ये काम था आपका एस्ट्रोसैट का। अब इस एस्ट्रोसैट में जो उपकरण लगे थे, पहला था परावैंगनी इमेजन टेलीस्कोप लगा था। यह क्या करता था? दृश्य, निकट और दूरस्थ परावैंगनी प्रकाश का निरीक्षण करता था। देखिए, रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट होता है ना, नाम ही है इसका दूर संवेदी उपग्रह। दूर संवेदी उपग्रह का तात्पर्य आपसे दूर कोई वस्तु प्रकाश के प्रति कैसा बिहेव करती है, उसी को जानने के लिए जो उपग्रह भेजे जाते हैं, उनको हम बोलते हैं दूर संवेदी उपग्रह, ठीक है। तो पहला इंस्ट्रूमेंट लगाया गया था इसमें कौन? परावैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप। दूसरा है लार्ज एरिया एक्सरे अनुपातिक काउंटर। ये क्या करती है? एक्सरे, बाइनरी और सक्रिय आकाशगंगाओं जैसे स्रोतों से एक्सरे विविधताओं का क्या करती है? अध्ययन करती है। तीसरा है सॉफ्ट एक्सरे टेलीस्कोप लगाया गया है, जो लगभग 0.3 से 1 किलोवाट के एक्सरे में समय के बदलावों पर नजर रखता है। फिर उसके बाद कैडमियम जिंक टोलरेटेड इमेजर लगाया गया है। इसके अलावा स्कैनिंग स्काई मॉनिटर लगाया गया है। तो इन सब का तात्पर्य यही है कि अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करना। तो एस्ट्रोसैट का काम था अंतरिक्ष में जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं का विस्तृत अध्ययन करना। इसी के लिए इस एस्ट्रोसैट उपग्रह को PSLV XL C30 से भेजा गया। तो अब इस एस्ट्रोसैट की अगर हम उपलब्धि देखें, तो पहला अंतरराष्ट्रीय सहयोग ब्रिटेन और कनाडा, ठीक है, यानी कि
एस्ट्रोसैट के पास विश्व भर के 57 देशों से लगभग 3400 पंजीकृत उपयोगकर्ता है, जिसमें अमेरिका से लेकर अफगानिस्तान, अंगोला जैसे देश शामिल हैं। भारत में अनुसंधान, एस्ट्रोसैट ने 132 विश्वविद्यालयों में खगोलीय भौतिक अनुसंधान को शामिल करके भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। सबसे दूर स्थित वस्तुएं, एस्ट्रोसैट ने लगभग 9.3 प्रकाश वर्ष दूर स्थित आकाशगंगा से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरणों का पता लगाया है, जिससे ब्रह्मांड को समझने में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ इसी एस्ट्रोसैट ने गामा रे विस्फोट का भी क्या किया है, अंतरिक्ष में पता लगाया है। इसके साथ साथ कुछ दुर्लभ तारों का भी एस्ट्रोसैट ने पता लगाया है। इसके अलावा तारकी और ब्लैक होल अनुसंधान यानी कि वेधशाला ने तारकी चमक और परिवर्तनशील डेटा प्रदान किया है, जिससे तारकी विकास और ब्लैक होल्स की परस्पर क्रियाओं के बारे में जानकारी मिलती है। और इसी एस्ट्रोसैट द्वारा आकाशगंगा समूहों के अवलोकन से उनकी जटिल गतिक और उनके भीतर गर्म गैसों के वितरण पर डेटा भी प्राप्त हुआ है। और ये सब जो उपलब्धि आप देख रहे हो, ये सभी उपलब्धि क्या है, ब्रह्मांड में होने वाले परिवर्तन। और इसी के लिए एस्ट्रोसैट को भेजा गया था। तो जनरली जो एस्ट्रोसैट है, ये जो उपग्रह है, इस एस्ट्रोसैट की उपलब्धि में पहली उपलब्धि जो थी कि इसके जो उपयोगकर्ता हैं वो कई देश। भारत में इसका अनुसंधान लगभग 132 विश्वविद्यालयों में चल रहा है। सबसे दूरस्थ दूर स्थित वस्तुएं, उनके बारे में पता लगाया, ठीक है ना। गामा रे विस्फोट का पता लगाया, दुर्लभ तारों के बारे में भी पता लगाया, तारकी ब्लैक होल्स, तारकी और ब्लैक होल्स आप जानते ही हैं, ब्रह्मांड में ब्लैक होल्स अपने आप में एक अजूब पहेली रखे हुए हैं, ठीक है ना। नित्य नए दिन आपको ब्लैक होल्स के बारे में कुछ न कुछ जानकारियां मिलती रहती हैं। और ये सब जानकारियां किससे प्राप्त होती हैं, किसी न किसी विशेष उपग्रह से प्राप्त होती है। इसके अलावा आकाशगंगा जो समूह है, उनकी गतिकी यानी कि आकाशगंगा समूहों के अवलोकन, उनकी जटिलता, इसके बारे में भी क्या हुआ, जानकारी प्राप्त हुई। इसके द्वारा, एस्ट्रोसैट के द्वारा। तो ये एस्ट्रोसैट की क्या थी, उपलब्धि थी, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा एस्ट्रोसैट के बारे में, और इसको किससे लॉन्च किया गया था, PSLV एक्सल C30 के द्वारा 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। रिमेनिंग करंट अफेयर्स हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर देंगे। थैंक यू।